अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आपने बहुत से फ़नकारों और गुलकारों के इंटरव्यूज़ तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ हीरोज़ से मिलवाने जा रही हूं। मेरे दाएं में अनम उज़ैर हैं और लेफ़्ट में अहमद उज़ैर हैं, जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर अपनी शौक़ की जानिब जा रहे हैं और डायरेक्ट इन्हीं के पास चलते और इन्हीं से पूछते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में और दैन इनके शौक़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप और आपको ये शौक़ कैसे पड़ा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शौक़ कैसे पड़ा, ये बस शौक़ पड़ गया, पता नहीं चला कैसे पड़ गया। ठीक है, ये आपके हस्बैंड की जानिब से आपकी तरफ आया या आपकी तरफ से आपके हस्बैंड की जानिब गया था? ये सवाल का जवाब हमें खुद भी नहीं मिला और ना हमारी फैमिलीज़ को आज तक मिला है कि किसने किसको लगाया है इस बात चीज़ के लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ब्लेम करता हूँ कि इन्होंने लगाया है, या एटलीस्ट मेरी फैमिली को लगता है कि अनम की वजह से है, और इनकी फैमिली को लगता है कि मेरी वजह से। अच्छा अहमद साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? हमारी पसंद की शादी है। पसंद की शादी है, मतलब फिर मैं सोच सकती हूँ कि ये शौक आपस में इधर उधर गया होगा, बाहर से कहीं नहीं आया। नहीं, ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मैं बहुत छोटा था तो तब से अपनी फैमिली के साथ हम लोग आउटिंग करते थे। हम लोग हर समर में नॉर्दर्न एरियाज़ जाते थे, तो वो उस तरह का घर के अंदर एक रिवाज था। और अनम का जिस तरह फ़ोटोग्राफी का था वो अनम आपको बता सकती हैं। बट वो एक समझ लें कि हम दोनों के जो शौक़ थे वो इसी तरह इकट्ठे हुए कि हम शादी के फ़ौरन बाद पहला जो हनीमून का ट्रिप होता है वो हम नागा पर्वत बेस कैंप पे चले गए। वो भी एक कोइंसिडेंस था, हमने ऐसे ही बस देखा, एक्सप्लोर किया, हमें एक ऑप्शन नज़र आई और हम चले गए। और उसके बाद फिर वो उसने अपनी एक पेस ले ली। हम फिर जब टाइम मिलता था कुछ छोटे मोटे पहाड़ एक्सपीडिशन के लिए चले जाते थे। उसके बाद फिर जो है वो आइसेस था, वो लंबे ट्रैक्स पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली, तो वो फिर जो है ना क्लाइंबिंग की तरफ चला गया। ठीक है, बाय प्रोफेशन आप बैरिस्टर हैं, तो अपने प्रोफेशन को और अपने शौक़ को कैसे बैलेंस करते हैं आप? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बहुत सारा काम जो है वो कंप्यूटर से लिंक्ड है। मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो उसकी वजह से मैं अपना काम जो है अपने साथ टिपिकली ले जाता हूँ। बल्कि वो अनम ये लतीफ़ा भी शेयर करती हैं कि मनासलू जो नेपाल की 8th हाईएस्ट माउंटेन है, दुनिया की 8th हाईएस्ट माउंटेन है, वो हमने जब की पिछले साल, तो मेरा ऑफिस बैग मेरे साथ था। और बेस कैंप पे मैं अक्सर कॉफ़ी शॉप जो वहाँ पे मेकशिफ्ट उन्होंने बनाई हुई थी, वहाँ पे मैं वो लैपटॉप खोल के अपना काम करता था, और वो मेरा रेस्ट करने का भी तरीका था। तो एक सिली सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैं मिस की तरफ मूव करूँगी कि आप लोग चार्ज कैसे करते हैं अपने गैजेट्स? नो, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो जब आप वैसे माउंटेन पे होते हैं तो डिवाइसेस मिलती हैं जो बेसिकली सोलर पावर्ड होते हैं, तो आप अपने पावर बैंक्स और अपनी डिवाइसेस को उनसे चार्ज कर सकते हैं। टिपिकली अच्छे बेस कैंप पे जनरेटर लगा हुआ होता है, तो आप अपने वो प्लग वहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग टिपिकली जो है, और अच्छा क्योंकि वहाँ पे वैसे उस तरह जिस तरह मोबाइल फ़ोन आपका चल रहा होता है और वो उसकी बैटरी ड्रेन हो रही होती है अगर आप उसको नहीं भी यूज़ कर रहे, माउंटेन पे क्योंकि सिग्नल वगैरह नहीं होते, तो वो बस उतना ही बैटरी यूज़ होती है जितना आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो जनरली बैटरी कंजम्पशन भी कम होती है। अब हम मिस की जानिब आएंगे। काफ़ी देर से यहाँ पर खामोश बैठी हैं, जबकि ख़वातीन कहते हैं चुप नहीं बैठ सकती, उनको काफ़ी ज़्यादा बेचैनियाँ होने लग जाती हैं। सोच रही थी कोई क्यों मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा सवाल, मैं आपकी जानिब ही। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या था शादी से पहले? फोरेंसिक साइंटिस्ट। तो मतलब अगर मैं इससे पीछे जाऊँ तो मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था, तो मेरा ज़ूलॉजी की तरफ भी इंटरेस्ट था। तो वो नेचर, वो आउटडोर कैंपिंग और वो मुझे हमेशा से फैसिनेट करता था, और मेरा दिल चाहता था कि मैं बस ना बाहर जाके कुछ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करूँ, इस तरह के कैंप्स करूँ, WWF के साथ काम करूँ। मुझे ये शौक़ मतलब शुरू से था। ठीक है, तो आप दोनों में कभी WWF हुआ है? किसी बात पे लड़ाई हुई हो और किसने विन किया हो? क्योंकि आर्ग्यू तो होते रहते हैं लाइफ में। आप वैसे कहाँ का पूछना चाह रही हैं, पहाड़ों का या घर का? तो सिनेरियो डिफरेंट है ना दोनों। मैं घर का पहले पूछूंगी, फिर मैं पहाड़ों का पूछूंगी कि लेट्स सपोज आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया हो या सर को आप पर आ गया हो, तो कौन जो है वो ज़्यादा थोड़ा जंगजू तबीयत का है कि वो फ़ौरन से जो है एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा? आप इसका लतीफ़ा मैं आपको जवाब देता हूँ। एक बंदे की ना शादी को 50 साल हो गए, तो उन्होंने बच्चों ने, पोते पोतियों ने पूछा कि जी बताएं आपकी शादी का राज क्या है। तो उसने कहा जी कि हमने जब हमारी शादी हुई तो हमने ये फ़ैसला किया
कि हम जब भी लड़ाई होगी तो मैं जो है ना वो बाहर सेन में जाके बैठ जाऊंगा। तो मैं पिछले 50 साल से सेन में ही बैठा हुआ हूँ तो ये ऐसे ही है कि अच्छा, यहाँ सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप दोनों पहाड़ पर चले जाते हैं, तो अब नाराज़ कौन है वो थोड़ा बताएं आप हमें। नहीं देखें, मैं बिल्कुल भी ये प्रोजेक्ट नहीं करता और ना करना चाहिए कि हम हर लिहाज से परफेक्ट हैं। ये एक इंसान की फितरत में शामिल है कि हम आपस में डिसएग्री करते हैं। एक फंडामेंटल चीज़ है कि एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट फिर भी मेंटेन रखते हैं। दूसरी ये चीज़ थी कि बड़ी जल्दी हमने आपस में ये एग्री कर लिया था कि हम अपने घरेलू मामलात जो हैं वो कभी बाहर किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से जो भी हमारी आपस में कोई बात होती है वो हमारी घर की बात है, वी सॉर्ट इट आउट। ग्रेट। आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस बारे में? मैं ज़्यादा देर आपको खामोश नहीं रखूँगी। मुझे लगता है कि पहाड़ों में लड़ाई हो तो एक बड़ा डिफरेंट सीन हो जाता है। दिल चाहता है कि इसको यहीं से धक्का मार दो, गिरा दो, ठीक है। पहाड़ों में फिर पहाड़ों में और किस्म की चीज़ें होती हैं कि आपने मतलब जब आप उठे हैं, आपने टेंट में स्लीपिंग बैग फोल्ड करना है, अपना बैग शैग पैक करना है, तो हमेशा से यही होता है कि 4 बैग्स हमारे पास होते हैं, तो उसके पैकिंग वगैरह मैं कर रही होती हूँ। तो कभी कोई लड़ाई हो जाए तो फिर बैग तो मेरे लिए 2 ही हैं पैक करने के लिए। स्लीपिंग बैग भी नहीं फोल्ड होगा, चीज़ें भी नहीं फोल्ड होगी वहाँ पे फिर अगर कुछ हुआ तो उज़ैर को पता है फिर। इसलिए जो है उनको आपसे बना कर रखनी पड़ती। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है कि अगर कोई आपसे बना के नहीं रख रहा तो उसका काम ही ना करो, जाओ अपना काम खुद ही कर लो। हाँ ना, बिल्कुल। उज़ैर बता सकते हैं, उज़ैर को भी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है कभी आपको अपने बैग्स खुद पैक करने पड़े हो? वैसे थैंकफुली अभी तक तो ये नौबत नहीं आई। आप समझदारी से चलते हैं बिल्कुल सही। कि कहाँ मुझे सॉरी कहना है, मैं पहले सॉरी कह के अपना काम करवा लेता हूँ वाला। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है, वो तो स्मार्टली मूव करते हैं। आप मुझे बताएं कि जब आप जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो अब आपके बच्चों को किस तरह से जो है आप मैनेज करते हैं? क्योंकि बच्चों की स्टडीज़ हैं और बच्चों को ज़्यादातर जो है माँ बाप की चाहिए, तो पीछे बच्चों का लुक आफ्टर कौन करता है? बच्चे आपको मिस करते हैं, फिर आके उनको आप अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, किस तरह से होता है? बच्चे बिल्कुल मिस करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि बच्चे नॉर्मल बच्चे करते हैं, क्योंकि बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं कि शुक्र है कि जा रहे हैं। वो अब जो वो कहते हैं आप दोनों ही जाएं, मतलब हम नानों के पास रहेंगे, हम इंजॉय करेंगे अपने कज़न्स के साथ, तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जी आप जा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स शायद थोड़ा मिस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों की नेचर है, बच्चे पेरेंट्स को, ज़ाहिर है पेरेंट्स का कोई वो मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं है। बट ये कि हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी स्टडीज़ और वो सब चीज़ें हम खुद कर लें। बाकी जब हम नहीं हैं तो फिर उनका बड़ा वो वेकेशन हो, उनका प्रॉपर, उनके ऊपर कोई वो ना हो रिस्ट्रिक्शन, और किसी और के ऊपर भी उतना बर्डन ना हो, तो ये हम देखते हैं ज़रूर। तो बच्चे नानों और दादों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं आप लोगों की निस्बत? जी बिल्कुल। ठीक है, आप हर वक्त स्ट्रिक्टनेस करती होंगी ना, उनको पंक्चुअलिटी, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना सिखाती होंगी, और पीछे वो जो है नानी दादी खाला, इनका काम होता है बिगाड़ना, हम बिगाड़ते नहीं हैं, बस ये चीज़ है ना। एक अच्छी नानी और दादी की निशानी ये है कि वो माँ से ज़्यादा लाड प्यार करें। तो वो हमारे बच्चों को वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी हमने अपनी अम्मी जी की तरफ जाना है, जो मेरी अम्मी को कहते हैं, या नानो आ रही हैं, तो वो उनके लिए एक पूरी एक उस दिन की एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। जिस दिन उनको पता होता है कि हमने इनसे पूछती होंगी कि अच्छा कब जा रहे हैं आप लोग, लेट हो रहा है, टाइम से पहुँचे। इंटरेस्टिंगली अब थोड़ा सा वो बड़ा बेटा अब वो 8 साल का होने वाला है, तो उसकी वो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार हो गया है। बट छोटे होते हुए ना वो बड़े सरकास्टिकली पूछा था आप कब जा रहे हैं। उसको पता था कि हमारे जाने का मतलब ये है कि मैं नानों के पास जा रहा हूँ या मैं अम्मी जी के पास जा रहा हूँ। तो वो एक जो है ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो उनको जहाँ पे लाड प्यार मिलता है। और थैंकफुली मैं ये भी वैसे कहूँगा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो पास हैं, और बच्चों को इस तरह वो लग्जरी अवेलेबल है कि वो जहाँ जाना चाहें वो चले जाते हैं, और वो एक सर्टन फ्रीडम या सपोर्ट उनको मौजूद है। ये सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये सपोर्ट सिस्टम ना होता तो हम इस तरह की माउंटेन्स की तरफ जा सकते। मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो कि आपको लगा हो कि बस आप तो गए, कुछ ऐसा सीन कभी हुआ हो, बंदा दिल हार बैठा हो कि मतलब यहाँ से तो वापस नहीं जा सकते, कोई ऐसा यादगार मौका? मुझे नहीं लगता कि
इस तरह का कोई भी ऐसा सीन हुआ कि मैंने कहा कि बस ठीक है अब तो ख़त्म? हाँ, अगर मैं याद करूँ पीछे, माउंटेनियरिंग के अलावा हमने स्टार्ट में किया था K2 बेस कैंप ट्रैक। तो K2 बेस कैंप ट्रैक पे जब हमने कंकोडिया पे पहुंच गए, वहाँ से जीजी ला क्रॉस करना था, उज़ैर की तबीयत ख़राब हो गई। उज़ैर का पेट भी ख़राब, वॉमिटिंग, इनका बहुत सीवियर किस्म की ऐसी तबीयत ख़राब थी कि वो पॉइंट था कि जिस पे हमारे सब ग्रुप मेंबर्स आगे चले गए थे और उसमें सिर्फ हम दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। और मुझे वो पॉइंट याद है कि सामने K2 था और वो एक हमारा टेंट लगा हुआ है, उसमें उज़ैर बिल्कुल अनकॉन्शियस लेटे हुए हैं और मैं उसको नहीं भूल सकती कि सामने K2 और मैं वहाँ बैठ के रो रही थी। एंड आई वाज लाइक कि भाई अब जो है ना ये ऐसा पॉइंट है कि सब ख़त्म है, लेकिन मैंने ही करना है, जो करना है बस अब करना है हिम्मत करके। तो फिर मैं उठी थी और फिर मैंने कहा था कि नहीं बस करना है और किसी न किसी तरीके से यहाँ से जाना है और सही सलामत जाना है। क्योंकि जब आपका पहाड़ पे इस तरह की तबीयत ख़राब हो जाए, आपका पेट ख़राब ये वो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, फिर तो आपको वापस आना ही आना है, क्योंकि वो उसको अपने आप को ठीक रखना उसके बाद बड़ा ज़रूरी हो जाता है, वरना और से और आप वीक होते जाते हैं उस एल्टीट्यूड पे। तो वो पॉइंट मुझे याद है। फिर उसमें K2 बेस कैंप के ट्रैक से उसी रास्ते से फिर वापस आए। तो उज़ैर ने वैसे कोशिश बहुत की, हिम्मत भी करने की कोशिश की, ज़रा सा चलते थे वॉमिटिंग और ये वो, फिर ये खच्चर पे आ रहे थे। वो मुझे याद है कि वो सारे दिन मैं खच्चर के पीछे बस चलती रही और वो बंदे का भी मुझे याद है, उसके यही वर्ड्स थे, वो जो खच्चर वाला बंदा जिसका खच्चर था, कि ये बाजी की हिम्मत पे है जितना ये चल लें। तो वो बस हम चलते रहे। उज़ैर बड़ी कोशिश करते थे, उतर के कहते चलना शुरू करूँ, उनको फिर वॉमिटिंग वगैरह, कहते कि नहीं खच्चर पे रहो। तो इतने ज़्यादा वीक थे ये। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे याद है कि जितनी दुआएं आती थी, जो चीज़ें आती थी वो पढ़ लीं, जितने कोई नफल मैं कह सकती थी कि मैं पढ़ लूँगी जाके, वो मैंने कह दिया। तो जितना मैंने उसमें मेंटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेसफुल था वो वाला K2 बेस कैंप की वापसी वहाँ से। लेकिन उसमें फिर ये भी था कि मैं मेंटली ये इस चीज़ पे स्ट्रांग थी कि बस करना है, खाने का कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब जहाँ पे जिस पॉइंट पे 2 दिन वॉक करके खच्चर चलते चलते फिर वहाँ रुकते थे, तो किसी न किसी से कोई चीज़ें मांग लेते थे। फिर कोरियन ग्रुप था, मुझे याद है कि वो ऑफ़र कर रहे थे, तो पता चला कि वो हलाल फूड नहीं है। तो ये खाने का भी बहुत स्ट्रेस था। वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मैंने पूरे साल का जो चलना था ना, वो मैंने चल लिया। लेकिन एक फ़ायदा हुआ था कि अगले 2 साल तक उज़ैर को लगा था कि भाई इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, तो बस यही है जो भी है, बस उसका मुझे फ़ायदा हुआ था। मैं ये जब अभी मैंने वाक़या शेयर किया ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस टाइम पे जो चीज़ मेरे काम आई थी ना, वो थी वो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स जो हमने पहले इकट्ठे किया हुआ था। तो जब मैंने इनके लिए कुछ वहाँ पे करना था, जो मदद के लिए जाना था, वहाँ पे चाइनीज़ थे, उनके कैंप्स थे। तो फिर जाकर मैंने जो है ना वो चाइनीज़ में उनसे बात की और उनसे जो फ़ोन लिया, फ़ोन क्या कहा आपने चाइनीज़ में उनसे? चाइनीज़ में क्या कहा मैंने उनसे वो तो अब अलग बात है कि जो मैंने कहा, लेकिन जैसे अपील की, मदद की, वो अलग चीज़ है। नो प्रॉब्लम, पाकिस्तानी ऑडियंस में अक्सरियत को चाइनीज़ समझ नहीं आएगी, आप बोल सकती हैं। नहीं, उसमें जो कि आपने कहा ना कि एक दूसरे के लिए कुछ कहें, तो इसमें मुझे चाइनीज़ जब हमने लैंग्वेज कोर्स किया था, तो उसमें उन्होंने हमें एक गाना भी सिखाया था। तो वो गाना मेरे लिए उस तरह से स्पेशल है। प्लीज़ लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता, मैं उसको थोड़ा सा वो नरेट कर दें, नो प्रॉब्लम। याद है आपको? लेकिन अब याद भी नहीं है। एक्चुअली वो स्मार्टली यहाँ से बचना चाह रहे हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने हमें सिखाया था वो था, मतलब वो अपने किसी लवर, किसी प्यारे के लिए ही था। नीवान वो आ नियो दोशन वो जिन ये दो चन। अब मुझे नहीं आ रहा। उनकी तरह ना, ये उनका जो उनका सबसे पॉपुलर गाना नहीं है वो है। 我的爱也真，我的心也真，月亮代表我的心。नीवन वो आई का मतलब है आई लव यू। तो वो मैंने तब स्पेसिफिकली सीखा था। मैंने कहा उज़ैर के लिए कोई गाना पढ़ सकता है,
तो ये आप कट ही कर दें तो बेहतर है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कपल है और हमारी तमाम तर दुआएं और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं और बाकी जो कपल्स हैं उनके साथ भी, कि अपने शौक़ को, अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के बच्चे को मरने ना दें, अपने शौक़ पूरे करें। काम तो चलते रहेंगे, आपके डेली लाइफ के जो मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी चलती रहेंगी, लेकिन अपने अंदर को मत मारें, शौक़ को जिएँ, जितना भी हो सकता है अपनी चादर में रहते हुए आगे बढ़ें। और आप दोनों के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं, आप लोग खुश रहें, साथ रहें और यूं ही चोटियां जो हैं वो सर करते रहें। इसी के साथ अपनी होस्ट हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।